बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बड़ा झटका। शिंदे कैंप का उद्धव सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान। 38 शिवसेना विधायकों ने समर्थन वापस लिया। एकनाथ शिंदे का सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में दावा। शिंदे ने कहा एमवीए को फैसला लेने का अधिकार नहीं। शिंदे गुट के दावे पर राजभवन से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन में नहीं दी गई है समर्थन वापसी की चिट्ठी। सूत्रों का ये कहना है राज्यपाल को समर्थन वापसी की कोई चिट्ठी नहीं मिल रही है, नहीं अभी तक मिली है। सूत्रों का ये कहना, सूत्रों के हवाले से ये खबर। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है। शिंदे कैंप का उद्धव सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान। 38 शिवसेना विधायकों ने समर्थन वापस लिया है, यानी कि 2/3 से एक ज्यादा विधायक जो समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने यह कहा है। एकनाथ शिंदे का सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में यह दावा है। शिंदे ने कहा कि एमवीए को फैसला लेने का अधिकार नहीं है, यानी कि जो महाअघाड़ी जो एक कांग्रेस का और एनसीपी और शिवसेना का जो संगठन जिसके साथ ये सरकार खड़ी हुई है, उसको कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। शिंदे गुट के दावे पर राजभवन से ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजभवन में समर्थन वापसी की चिट्ठी नहीं दी गई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर। राज्यपाल को समर्थन वापसी की कोई चिट्ठी नहीं मिली है, यानी कि अभी तक राज्यपाल को समर्थन वापसी की चिट्ठी नहीं मिली है, ये सूत्र कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिंदे जो अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उसमें वो कहते हैं कि समर्थन वापस 38 विधायकों ने ले लिया है और इसीलिए एमवीए को इसका कोई हक नहीं है कि वो इस पर फैसला ले। उन्होंने कहा महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है, हम लोग कानूनी रूप से सही हैं। एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का ये बयान आया है। उन्होंने कहा है ये बगावत नहीं, जनता की मांग है, हम किसी भी धमकी से नहीं डरते हैं। तस्वीर आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं और क्योंकि लगातार जो बयानबाजी है उसका दौर भी जारी है और ऐसे में एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का भी बयान आया। महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है, कानूनी रूप से हम सही हैं। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन। 1034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले को लेकर समन है। पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत को समन। ईडी ने संजय राउत को कल पूछताछ के लिए बुलाया। सुबह 11 बजे राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संजय राउत को समन पर शिवसेना का बयान और शिवसेना ने कहा हम पर दबाव बनाने की कोशिश, राउत परिवार को परेशान कर रहे हैं। लगातार एक तरफ बयानबाजी होती है, एक तरफ जो जवाब है वो मांगा जाता है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। कहा जाता है कि समर्थन 38 विधायकों ने वापस ले लिया है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि अभी तक राज्यपाल को इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं मिली है कि समर्थन वापस लेने की बात की गई हो। वहीं तीसरी तरफ अगर देखें, संजय राउत जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके बाप की पार्टी नहीं है और तमाम चीजें उन्होंने कही। ऐसे में अब ईडी का समन भी इस बीच में आया है, ईडी की भी एंट्री इसमें हो गई है और ईडी ने जो संजय राउत हैं उन्हें कल 11 बजे बुलाया है। 1034 करोड़ का ये पूरा मामला जिसको लेकर अब मामला सामने आया है। संजय राउत ने फिर बागी विधायकों पर साधा निशाना और उन्होंने कहा हम कभी अपना बाप नहीं बदलते, 50 विधायक आपके साथ हैं तो ताकत दिखाओ। संजय राउत ने अपने बयान पर सफाई दी, कहा मैंने किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई, होटल में बैठा हर आदमी हमारा करीबी, मैंने आत्मा जमीर मरने की बात कही थी, पार्टी से भागने वालों का जमीन मरा है, गुवाहाटी से क्यों नहीं लौटते हैं बागी, केंद्र सरकार विधायकों को सुरक्षा दे रही है। वहीं केंद्र सरकार पर भी संजय राउत ने निशाना साधा। वहीं दूसरी चीज, क्योंकि वो लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं संजय राउत, जिन्होंने ये भी कहा था कि ये सभी विधायक मर गए, अब यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे। उसके बाद उन्होंने इसको लेकर सफाई दी है कि मैंने इस तरह की चीज नहीं की थी, पार्टी से भागने वालों का जमीर मरा है, गुवाहाटी से क्यों नहीं लौटते हैं बागी, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा होटल में बैठा हर आदमी हमारा करीबी है, जो बैठा है हर आदमी होटल में वो हमारा करीबी, मैंने आत्मा जमीर मरने की बात कही थी। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार विधायकों को सुरक्षा दे रही है। महाराष्ट्र में घमासान के बीच बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्री ने दिए बीजेपी सरकार के संकेत। राव साहेब दानवे ने महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के संकेत दिए हैं। जालना के कार्यक्रम में राव साहेब दानवे ने दिया बयान, कहा
हम अभी 2 से 3 दिन और विपक्ष में हैं, यानी इसका मतलब ये कि 2 से और 3 दिन लगेंगे विपक्ष में बैठने के लिए और उसके बाद शायद पक्ष में आ जाएं। इस तरह के जो बयान हैं वो संकेत दे रहे हैं, क्योंकि ये बयान दिया है और इस बयान के दौरान उन्होंने कहा कि हम 2 से 3 दिन विपक्ष में हैं, यानी कि बीजेपी जो है वो निचले तबके तक जो चीजें हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। और ना सिर्फ निचले तबके, अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी सरकार के संकेत दिए हैं और राव साहेब दानवे जिन्होंने ये संकेत दिए, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के संकेत उन्होंने दिए। जालना के कार्यक्रम में राव साहेब दानवे ने बयान दिया और कहा कि हम अभी 2 से 3 दिन विपक्ष में हैं, यानी कि ये संकेत इस बात के कि बीजेपी लगातार जो बागी विधायक हैं, जो शिंदे हैं, उनके संपर्क में है। और क्योंकि इससे पहले शिंदे फडणवीस से मिलने की बात भी सामने आ रही थी, ये बात भी सामने आई कि अमित शाह से मिले हैं, और अब इस तरह की बात करना या इस तरह के संकेत देना केंद्रीय मंत्री के द्वारा, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये पूरा मामला महाराष्ट्र का, जहां चारों तरफ से, चाहे वो शिवसेना हो, उद्धव सरकार हो, बागी विधायक हो, चाहे वो बीजेपी केंद्र सरकार हो, तमाम चीजें एक दूसरे को घेरते हुए, रणनीति बनते हुए, जहां उद्धव ठाकरे जो है, शिव सैनिक जो है, उनको मजबूत दिखाना चाहते हैं, अपनी मजबूती दिखाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे विधायक बागी हो गए हों, लेकिन शिवसेना मजबूत है, संगठन मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। शिंदे की तरफ से अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि समर्थन वापस 38 विधायक ले चुके हैं, 2/3 से एक ज्यादा विधायक जो कि अब समर्थन वापस ले चुके हैं। वहीं संजय राउत को भी अब ईडी ने समन भेज दिया है, यानी कि ईडी की भी एंट्री महाराष्ट्र में हो चुकी है और अब ईडी ने कल 11 बजे संजय राउत को बुलाया है। तीसरी तरफ केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र में कहते हैं कि हम 2 से 3 दिन और विपक्ष में हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2 से 3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, यानी कि 2 से 3 दिन बाद जो बीजेपी है उसके साथ जो बागी विधायक हैं वो मिल जाएंगे, या शिवसेना की जो बात की जा रही है, जो समर्थन की बात की जा रही है कि समर्थन वापस लिया है, क्या वो समर्थन वापस ले लिया जाएगा, या जो पत्र है राज्यपाल को, हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि पत्र नहीं मिला है, समर्थन वापस का कोई चिट्ठी अभी तक नहीं उनके पास आई है, लेकिन क्या ये चिट्ठी भेजी जाएगी, क्या शिंदे राज्यपाल से मिलेंगे? क्योंकि जो बागी विधायक हैं वो इस बात से भी डरे हुए हैं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे लगातार बयान दे रहे हैं, जिस तरह से शिव सैनिक लगातार उग्र हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनको उग्र किया जा रहा है ये इस तरह के बयान दे देकर, तो ऐसे में अगर वो विधायक पहुंचते हैं मुंबई, हालांकि जब तक पूरा संकट क्लियर नहीं होता है ये बात साफ है कि कोई भी विधायक गुवाहाटी से महाराष्ट्र नहीं जाएगा, लेकिन एक डर परिवार के लिए है। ऑफिस में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई उसके बाद एक डर बैठा हुआ है और इसके लिए सीआरपीएफ भी उनको प्रोवाइड करवाई गई है, उपलब्ध करवाई गई है ऑफिस में, वहीं परिवार को सुरक्षा दी गई है। Y+ सुरक्षा जो है वो इन सभी विधायकों को भी दी गई है और इन सब के बीच अब ईडी की भी एंट्री हुई है, क्योंकि संजय राउत जो लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि ये आपकी बाप की शिवसेना नहीं है, अपने बाप के नाम पर खोलिए, और वो तमाम चीजें उन्होंने कही, मरने की बात कही, कई ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं। लेकिन अब इन सब के बीच ईडी की एंट्री, संजय राउत पर ईडी का शिकंजा, कल समन भेजकर 11 बजे उनको बुलाया गया है और अब उसके बाद और स्थितियां 2 से 3 दिन में साफ होती हुई नजर आएंगी। महाराष्ट्र मुंबई की बात लगातार आपको बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं। राज ठाकरे के घर एमएनएस की बड़ी बैठक, एमएनएस के सभी बड़े नेता बैठक में मौजूद। लगातार हलचल होती हुई, परिस्थितियां तेज होती हुई, तेजी से बदलती हुई, लगातार स्थिति बदल रही है महाराष्ट्र में। और अगर बात करें राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे के घर पर एमएनएस की बड़ी बैठक, एमएनएस के सभी बड़े नेता बैठक में मौजूद, क्योंकि अब राज ठाकरे भी सक्रिय हो गए हैं। ना सिर्फ अगर बीजेपी की बात करें बीजेपी, बल्कि एमएनएस भी अब सक्रिय है, राज ठाकरे भी सक्रिय हैं और राज ठाकरे भी बड़े नेता उन लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, बैठक में मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं, ये बैठक चल रही है। इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है ये भी बहुत खास रहेगा, जानने योग्य होगा। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ संजय राउत पर ईडी का शिकंजा
दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि विधायक उनके लौट नहीं रहे हैं, विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है, शिव सैनिक जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। दूसरी तरफ अगर बागी विधायकों की बात करें, गुवाहाटी की बात करें, तो तमाम विधायक मौजूद वहां पर शिंदे के साथ हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि शिंदे राज्यपाल से मिलने जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो पाई है, ना ही समर्थन वापसी की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इस बात को मेंशन किया गया है कि समर्थन वापस 38 विधायकों ने लिया है। इससे पहले चिट्ठी भी सामने आई थी और उसमें कहा गया था कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है। एमवीए जो महाअघाड़ी संगठन है, वो उसमें कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों की बात तो सुन ली जाती है, आसपास के जो लोग हैं, क्लर्क टाइप के जो लोग हैं, वो लोग हमें उद्धव ठाकरे से मिलने नहीं देते हैं, उनसे फोन पे बात नहीं करने देते हैं। अगर हम वर्षा पहुंचते थे सरकारी आवास पर सीएम के, वहां पर बैठते थे, इंतजार करते थे और इंतजार करके चले जाते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता था। और इसके साथ ही साथ कई और शिकायतें जो हैं उद्धव ठाकरे को लेकर कहीं भी, पहले जहां उद्धव ठाकरे भावनात्मक रूप से खेलते हुए नजर आ रहे थे, भावनात्मक दिखाई दिए थे फेसबुक लाइव जब उन्होंने किया था, वहीं दूसरी तरफ अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे जो है वो अब आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो दोनों जो अब लगातार ये कह रहे हैं कि जो शिव सैनिक हैं वो आक्रामक हो जाएंगे, वापस लौट आए, और शिवसेना जो है, असली शिवसेना, वो उद्धव ठाकरे की ही है। और मुंबई से हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, फिलहाल अपडेट दीजिए। देखिए, ईडी ने जो समन भेजा है संजय राउत को, उससे स्पष्ट है कि अब सियासत जो है वो किस ओर जा रही है। अब आज कितने आक्रामक रहते हैं, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आक्रामक और होंगे, तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत कितने आक्रामक होते हैं ये देखना होगा। उद्धव ठाकरे की आज शाम को रैली है, शाम को पता लगेगा कि उद्धव ठाकरे अपने बयानों में क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का इंतजार पूरे देश को है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट है वो क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि बागी विधायकों के मामले में जीत किसकी होती है, डिप्टी स्पीकर की जीत होती है या फिर जीत जो है वो बागी विधायक कैंप की, एकनाथ शिंदे कैंप की होनी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला अभी थम नहीं रहा है, मामला लगातार जारी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कैंप पे वो भी अपने लिहाज से अब ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। एकनाथ शिंदे कैंप के जब लोग हैं वो कह रहे हैं कि शिवसेना है वो शिवाजी की है, शिवाजी के आदर्शों पर है, तो शिवाजी महाराज भी अब याद आ गए हैं। शिवाजी, बाला साहब ठाकरे की बात की जा रही थी, तो अब शिवाजी महाराज की भी बात की जा रही है, क्योंकि शिवाजी महाराज है वो तमाम पार्टियों के हैं। शिवाजी महाराज जो हैं उनकी सभी पार्टियां इज्जत करती है, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती है, और देश में महाराणा प्रताप और शिवाजी है, उनका कद क्या है इतिहास के नजरिए से सभी लोग जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में खास तौर पर जिस तरीके से हम राजस्थान में महाराणा प्रताप की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में शिवाजी की सभी बात करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एकजुट भी होते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कैंप में देवेंद्र फडणवीस की भी दो बड़े नेताओं से मुलाकात और चर्चा हुई है, बैठक हुई है। लेकिन अब ये जो मामला है ये आज किस तरीके से किस तरफ आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। मेघा, ये मामला जो है ये लगातार आगे बढ़ रहा है, आक्रामक दोनों कैंप होते जा रहे हैं। दूसरा कैंप पे वो अपनी दलील दे रहा है, वो अपने आप को बहुत तर्क के साथ अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कैंप पे वो अपने तर्क देता है। लेकिन इन तर्क वितर्कों में आखिरकार दूसरी पार्टियां हैं वो क्या सोचती हैं, किस तरीके से सोचती हैं, ये देखनी होगी बात। शरद पवार कैंप पे वो भी अब एक्टिव है। बिल्कुल, और गुवाहाटी का भी रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, गुवाहाटी में फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, किसी तरह की कोई अपडेट? देखिए मेघा, जो महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम है वो बहुत रोचक हो चला है। हर पल हर घंटे कोई ना कोई खबर आ रही है, चाहे वो गुवाहाटी से आती है, चाहे मुंबई से आती है, और अब तो दिल्ली भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है थोड़ी देर में। गुवाहाटी में अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें सभी जो बागी विधायक हैं, जिनमें एकनाथ शिंदे शामिल हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो देखेंगे कि वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या बातें आ रही हैं। तो जो एकनाथ शिंदे और तमाम जो विधायक हैं
वो इसमें जारी रहेंगे। लेकिन इस बीच 2-3 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे ने जो बागी मंत्री हैं जो इस समय गुवाहाटी में बैठे हैं रेडिसन ब्लू होटल में, उन पर बड़ी कार्रवाई की है मेगा। उनके सभी मंत्रालय छीनकर दूसरे मंत्रियों को दे दिए गए हैं। तो जो दबाव की राजनीति है, चाहे वो चल रही है गुवाहाटी से, जहां बार बार अलग अलग विधायकों के वीडियो ट्विटर पर डाल रहे हैं एकनाथ शिंदे, जिसमें एमएलए बता रहे हैं कि आखिर क्यों उनको बगावत करनी पड़ी, आखिर क्यों उनको आना पड़ा मुंबई से गुवाहाटी। और इस पूरे घटनाक्रम में मेगा कभी पाकिस्तान की एंट्री होती है, क्योंकि कल एकनाथ शिंदे ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के साथ एनसीपी के रिश्ते थे, ऐसी पार्टी के साथ हम सरकार में नहीं रह सकते। तो कभी होती है किसी और की एंट्री। कुल मिलाकर पूरा जो सियासी घटनाक्रम है वो बहुत रोचक है। लेकिन अभी सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, जहां ऐसी उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में जो एकनाथ शिंदे की याचिका है जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर के नोटिस के अगेंस्ट लगाई है, उस पर सुनवाई शुरू हो सकती है। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला या ऐसी रूलिंग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आए जिससे इसका जो क्लाइमैक्स अटक रहा है मेगा, क्योंकि ये एक ऐसी पिक्चर है जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, कास्टिंग हो चुकी है, डायरेक्टर पता चल गया कौन है, लेकिन क्लाइमैक्स नहीं सूझ रहा कि आखिर इसका क्लाइमैक्स क्या होगा। तो क्लाइमैक्स का इंतजार है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से आज कोई फैसला या रूलिंग आए तो क्लाइमैक्स भी तय हो जाए कि किस तरीके से ये सियासी घटनाक्रम खत्म होगा। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिस तरह से ईडी की भी एंट्री हो गई है मुंबई में, संजय राउत जिन्हें कल बुलाया भी गया है, लगातार हमारे साथ दोनों बने हुए हैं। मुंबई से ऐश्वर्य और गुवाहाटी से हमारे साथ शिवेंद्र जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, देखिए संजय राउत को अब ईडी ने बुलाया है, ईडी की इस वक्त एंट्री, क्या अब इसके बाद किसी तरह की कोई रणनीति बनती है, कोई बैठक होगी संजय राउत की, उद्धव ठाकरे की, क्या शिव सैनिकों को किसी तरह का कोई मैसेज दिया जाएगा? देखिए, ये बात संजय राउत भी अच्छे से जानते हैं। और संजय राउत क्या, जब ईडी का समन किसी को भी पहुंचता है तो वो बखूबी जानते हैं, क्योंकि सियासत में जो है वो ईडी है। ईडी का जब समन जाता है ऐसे मौके पर तो संजय राउत के फैंस भी जानते हैं, यानी फैंस जो हैं शिवसेना पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, शिवसैनिक है, वो जानते हैं कि ईडी का समन जो है इन परिस्थितियों में किस तरीके से वैल्यू रखता है। ईडी का समन आना स्वाभाविक भी था और इस बात में कोई संशय भी नहीं है कि सियासी तौर पर आरोप ईडी पर लगते ही है। तो दूसरी तरफ ये लोग भी आरोप लगाते हैं, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन ईडी के समन के बाद क्या पूछताछ होती है, क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ऐसे मौके पर जब ईडी का समन आता है तो तस्वीरें जो है एक के बाद एक जुड़कर आ जाती है। वही शिवसेना वही बात बोलेगी कि किस तरीके से सूरत में वो पहुंचे, सूरत में जहां पर गुजरात पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी और सूरत से फिर सीधे रवाना होकर गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी में उन्हें सुरक्षा दी गई। गुवाहाटी में भी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है। फिर उसके बाद दलील दी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक बात की दलील जब वो देंगे तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे, केंद्र सरकार पर आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार को अस्थिर करके सरकार को अस्थिर करना चाहती है। और सरकार पर लगातार इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि शिवसेना कैंप जो है बागी हो और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन ईडी के समन के बाद यहाँ पर संजय राउत का बयान बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार संजय राउत क्या बोलते हैं और उद्धव ठाकरे जो है वो अब इस मौके पर उनका क्या कुछ बयान आता है, क्योंकि शाम की रैली है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। हम ईडी ऑफिस के आसपास है, हालांकि ईडी ऑफिस के आसपास ऐसी कोई हैपनिंग नहीं होती है, एक सामान्य ऑफिस है, कोई भी पूछताछ के लिए जब बुलाते हैं फिलहाल कोई हैपनिंग यहाँ पर नहीं है। सामान्य तौर पर पूछताछ होती है तो पूछताछ के बाद उन्हें कितने घंटे बिठाया जाता है, क्योंकि ईडी की जो पूछताछ होती है वो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डाला जाता है कि किस तरीके से दबाव डाला जाए, क्योंकि जब 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बिठाया जाता है और तफसील से क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जाते हैं, थोड़ी देर के लिए पेशेंस भी देखा जाता है कि ये क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, कौन से बयानों में ये घिर गए हैं, कौन से बयान इनके गलत हैं, कौन से बयान सही है, कहां पर सत्यता है, कहां पर असत्यता है, तमाम बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है। महकमों की जो बात है वो भी सभी के सामने है। उद्धव ठाकरे हैं जो अभी सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार कितने दिन की होगी, सरकार कब गिरेगी और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है,
क्या जी। उस डिसीजन को वैध ठहराता है, अवैध ठहराता है, ये सभी चीजें फिलहाल रुकी हुई है, या फिर हाई कोर्ट के पास पूरे मामले को भेज दिया जाता है क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये तमाम चीजों के प्रश्नों के जवाब जो है ये मिलेंगे, लेकिन बयान और आरोप प्रत्यारोपों के दौर लगातार जारी है। हर एक कैंप जो है बयान दे रहा है और हर एक कैंप जो है अपने लिहाज से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि महाराष्ट्र की जनता की चिंता उन्हें है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता की चिंता किन्हें है, ये महाराष्ट्र की जनता बखूबी फैसला करेगी। हालांकि यहाँ पर चुनाव में लंबा वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता है वो टकटकी लगाए देख रही है, क्योंकि हम मुंबई में हैं, मुंबई के आसपास के इलाकों में भी जाकर आए हैं। यहाँ पर मुंबई से जहाँ की महाराष्ट्र की पूरी सियासत घूमती है, जब यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं तो वो भी विस्मय में भरे नजर आते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि अभी कंफ्यूजन हर तरफ है, और कंफ्यूजन इसलिए भी क्योंकि जब शिंदे कहते हैं कि उनके पास 38 विधायक हैं, बहुमत है, फिर पेच कहां पे अटक रहा है? शिवेंद्र, क्या वजह है कि अभी तक जो चिट्ठी है वो राज्यपाल तक नहीं पहुंची है? समर्थन की बात वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की उसमें समर्थन वापस लेने की बात कहते हैं, लेकिन चिट्ठी अभी राज्यपाल तक नहीं पहुंची। अभी तक आगे क्या कुछ है? किस वजह से पेच अटक रहा है? किस वजह से आगे तक जो रणनीति है वो पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मेघा कि अभी एकनाथ शिंदे और उनका जो ग्रुप है वो पहले इंतजार कर रहा है कि जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है वो उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, या उनके खिलाफ वो एक्शन लेने के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं। और यही कारण है कि पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जाकर उन्होंने इंतजार किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि शिवसेना की ओर से जो डिप्टी स्पीकर है विधानसभा के, उनको एक चिट्ठी दी गई कि 16 से ज़्यादा विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। व्हिप जारी होने के बावजूद ऐसे एमएलए हैं जो मीटिंग में नहीं आए और इनकी सदस्यता खत्म की जाए। तो जो नोटिस विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों को दिया है, जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम शामिल है, उस नोटिस के विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और आपका जो सवाल था कि राज्यपाल तक अभी तक चिट्ठी नहीं गई है, तो उसका कारण यह है कि अभी जो प्रोसेस हुआ है महाराष्ट्र में इस घटनाक्रम के बाद कागजी तौर पर, वो विधानसभा के लेवल पर शुरू हुआ है। अगर मान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट से इन विधायकों को इस नोटिस पर स्टे मिल जाता है, राहत मिल जाती है एकनाथ शिंदे के ग्रुप को, तो ये तय है कि एकनाथ शिंदे का जो अगला स्टेप होगा वो होगा गवर्नर के पास जाने का। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जब वो गवर्नर के पास जाएंगे, जब वो गवर्नर को ये कहेंगे कि मेरे पास इतने विधायक हैं, महाअघाड़ी सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है, तो वो क्या एस्टेब्लिश करेंगे? क्या वो ये एस्टेब्लिश करेंगे कि हमारे ग्रुप को अलग से मान्यता दी जाए और बाद में हम बीजेपी में शामिल होंगे, या उनका स्टैंड वही रहेगा कि हमको बाला साहब ठाकरे के नाम से एक नई शिवसेना बनानी है, इसको मान्यता दी जाए? तो मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ये जो पूरा महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम है, इसका चुनाव आयोग में भी जाना तय है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं है जो मीडिया वाले भी जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जब अलायंस करेंगे तो उस अलायंस की सूरत क्या होगी? उनका जो ग्रुप है, क्या वो ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप होगा और ये मान के चला जाए कि वो फिर बीजेपी के साथ मिलेंगे? क्योंकि यहाँ से उनके बीजेपी में तो विलय की संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब ये तय है कि एक ग्रुप बनाकर वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस ग्रुप की लीगल मान्यता क्या होगी, उस ग्रुप का नाम क्या होगा? क्या उनको शिवसेना के मिलते जुलते नाम से ग्रुप बनाएंगे वो, जिसको चुनाव आयोग मान्यता देगा, या फिर जो शिवसेना का विधान, निशान और संविधान है उस पर वो हक जताएंगे? ये भी लंबी लड़ाई है। तो ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही इस मामले की सुनवाई चल रही है मेघा, लेकिन इसके बाद भी ये सियासी घटनाक्रम, ये सियासी ड्रामा बहुत लंबा चलेगा, काफी समय सियासी घटनाक्रम में लगेगा, जिस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो अधिकतर विधायक इस समय गुवाहाटी में मौजूद हैं मेघा, इन विधायकों ने विधानसभा के चुनाव में या तो एनसीपी के उम्मीदवार को हराया या कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। और अगर ये महाअघाड़ी का गठबंधन जारी रहता और ये सभी एमएलए सरकार में रहते, तो ये तय था कि इनमें से कई विधायकों के टिकट कटते, क्योंकि अगर आप गठबंधन करके चुनाव लड़ते विधानसभा का आने वाला, तो उसमें आपको सीट शेयरिंग करना पड़ता। शिवसेना को एनसीपी को भी सीट देनी पड़ती, कांग्रेस को भी सीट देनी पड़ती। और ऐसी सूरत में जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं, इनमें 1 दर्जन ऐसे विधायक थे जिनके टिकट पर तलवार लटक रही थी। यह भी एक बड़ा कारण है कि इन विधायकों ने एकनाथ शिंदे के ग्रुप में आने का ऑप्शन चुना, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये गठबंधन रहा
और इसी गठबंधन के झंडे के नीचे विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमारे टिकट खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग जब होगा तो शिवसेना को मजबूरन एनसीपी को भी सीट देनी पड़ेगी और कांग्रेस को भी सीट देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम है मेगा, वो बहुत रोमांचक मोड़ पर है। ईडी की आपने बात की तो अभी संजय राउत का ट्वीट में पढ़ रहा था, संजय राउत ने कहा है कि मैं बाला साहब ठाकरे का सिपाही हूं, मैं ईडी के नोटिसों से नहीं डरता। लेकिन ईडी के नोटिस में एक फैक्ट ये भी है कि संजय राउत पर जो ईडी की कार्रवाई है वो इस घटनाक्रम से काफी पहले से चल रही है। एक जमीन घोटाले का मामला है जिसमें ईडी उनकी पत्नी से भी पूछताछ कर चुकी है और ये पहले से तय था कि संजय राउत से भी ईडी इस मामले में पूछताछ करेगी। लेकिन ये संयोग है कि ऐसे समय में संजय राउत को समझ गया जब महाराष्ट्र में कहते भी हैं कि ये साजिश है और ये आगे हालांकि क्या स्थिति बनती है, क्या रणनीति बनती है और किस तरह से, क्योंकि कल ईडी ने बुलाया है 11 बजे तो जाना तो पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य।